सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। और मैं हूं अभिमन्यु। और आपको आज आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग आर्टिकल फॉर पब्लिशिंग इन अ गुड जर्नल, लाइक इम्पैक्ट फैक्टर। जिस रिसर्च में जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हो उसमें पब्लिश करने के लिए किस तरीके से एक शानदार आर्टिकल लिखा जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं अलग से। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कम्प्लीटली अपने एक्सपीरियंस पे। लास्ट 5 ईयर में आपने पीएचडी भी किया और उसके बाद जो है मेरा हाल में ही एक साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है मेरा आर्टिकल। तो इन सारे एक्सपीरियंस के तहत मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और इससे पहले मैं और 2 आर्टिकल पब्लिश किया था हाई इम्पैक्ट जर्नल में। तो ये सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग आर्टिकल, एक शानदार आर्टिकल कैसे लिखा जाए जो कि पब्लिश हो सके। क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं और उसके बाद जो है पब्लिश हो नहीं पाता है। तो सबका क्वेश्चन यही होता है कि पब्लिश कैसे किया, या फिर डालते हुए तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्पेशली मैं इसमें रिसर्च आर्टिकल को कवर करूंगा और साथ में कुछ रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में भी बताऊंगा और अदर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, टू गेट अ आर्टिकल पब्लिश्ड इन एनी रेप्यूटेड जर्नल और एनी आउटस्टैंडिंग जर्नल और विद अ गुड इम्पैक्ट जर्नल, rather to say, उसमें आपको चाहिए एक ओरिजिनल साइंस, क्लैरिटी होना चाहिए और कंसाइजली रिटन होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, रिसर्च करने से पहले एक बिग गोल होता है, ठीक है, कि आपका मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कोई ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है या नहीं। तो आपको बहुत सारे लिटरेचर सर्च के ऑप्शन है, जैसे पबमेड है। तो आप ये जैसे पबमेड पे भी जा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, जैसे आप पबमेड में भी जा सकते हैं। तो ये पबमेड डेटाबेस है। तो ये है पबमेड डेटाबेस, ये है पबमेड डेटाबेस। और इसमें आप जाकर सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको कैंसर रिलेटेड कोई जर्नल रिसर्च आर्टिकल चाहिए, तो इसमें लिखिए सिंपली कैंसर, और इस तरह से बहुत सारा आ जाएगा। अगर आपको किसी और चीज़ से, बहुत लोग मटेरियल साइंस पे काम करते हैं, अगर आपको मटेरियल साइंस पे चाहिए तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेडलाइन का एक डेटाबेस है जो यूएस से कंट्रोल होता है। तो इसमें सारे बायोलॉजी रिलेटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी रिलेटेड जर्नल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको है कि आपका रिसर्च जो है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली रिटन एंड कंसाइजली होना चाहिए, कंसाइज, ठीक है। क्योंकि ये तीन तीन एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियरली आपने नहीं लिखा तो जो बहुत सारे जो रिव्यूअर्स है वो फॉरेन ऑथर्स होते हैं या जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं। ये मैं सारे हाई इम्पैक्ट जर्नल का बता रहा हूँ, या मीडियम इम्पैक्ट जो भी एशिया इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, ठीक है। तो उन सारे में यही पैटर्न फॉलो होता है कि रिव्यूअर्स जो है जनरली कोई वेल एस्टैब्लिश होता है जिसने कम से कम 5 रिसर्च आर्टिकल अपने फील्ड में पब्लिश कर लिया हो। तो सपोज आप कैंसर के बारे में अगर कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको जो है ये अगर आपको रिसर्च आर्टिकल आप कैंसर के फील्ड में लिख रहे हैं, तो आपको कैंसर के ऊपर जिसने 5-6 साल तक काम किया है उसके पास ही जाएगा। तो इसलिए जो है क्लियरली लिखा होना चाहिए। उसके बाद एक कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। कंसाइजली मतलब हुआ कि आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगर पहले ऑलरेडी आप कहीं इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं, फिर से आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा। तो इसका भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चंस है कि सर उनको पता ही नहीं होता है कि सिग्निफिकेंस क्या है उनके काम का। मतलब ये सब पॉइंट्स जो है उसमें होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस, उसके बाद फोकस होना चाहिए। और ये फोकस जो है पूरा मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द पेपर, क्योंकि अगर पेपर में मेंटेन नहीं हुआ तो फिर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस समझ में नहीं आएगा, क्लैरिटी है या नहीं। उसके बाद है
सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके तहत, ठीक है। बहुत सारा रिसर्च जो है करते करते लेंदी हो जाता है, और कुछ रिसर्च का जो डेटा है वो ज़्यादा जब हो गया तो उसको फिर पार्ट बाय पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद है सही जगह पे लिखा होना चाहिए। इट शुड बी रिटन एट राइट प्लेस इन द मैन्युस्क्रिप्ट। ऐसा नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिर से आप रिपीट कर रहे हैं रिजल्ट सेक्शन में, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। So these are the major problems which most of the authors have while they are writing any research article or any review article. But generally this is about research article. तो फ्रेंड्स उसके बाद है, देखिए एक साइंटिफिक आर्टिकल में ये सारे पार्ट्स होते हैं: टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, results, discussion and references. But in some of the publication they allow even result and discussion they can combine, ठीक है। बहुत सारे कंबाइन भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एक पब्लिश किया था 2017 में, ठीक है। 2017 में मैंने पब्लिश किया था बायोसेंसर बायोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें देखिए ये हो गया इसका टाइटल, ये उसका टाइटल पोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑथर लिस्ट हो गया, यहाँ एफिलिएशन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको क्लियरली बताना है कि कौन सा आपका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, हेयर वी रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन आवर इन हाउस। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन हाउस मतलब कि ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो इन हाउस ये बहुत ही ज्यादा, देखिए यहाँ पर ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया इस पेपर का। इन हाउस डेवलप्ड दिस लोकलाइज्ड सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, ठीक है। इस पेपर में ये हो गया उसका सिग्निफिकेंस वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक एक करके। आगे मैं और बताते रहूंगा इसको थ्रू आउट द वीडियो। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और ये जर्नल का मैं पहले स्ट्रक्चर बता रहा था, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद आ गया मटेरियल्स एंड मेथड। मटेरियल्स एंड मेथड में अगर आपने चूहों पे काम किया है, कोई भी स्मॉल एनिमल पे काम किया, तो आपको एथिक्स स्टेटमेंट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनिमल एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल वेर अप्रूव्ड बाय एनिमल रिसर्च एथिक्स सब कमिटी इन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो ये मेरा काम जो है हांगकांग में किया हुआ था, इसलिए हमारे को यहाँ पर लेना पड़ा ये अप्रूवल। तो ये हुआ। उसके बाद सेल कल्चर का काम है इस तरीके से जो भी है। तो अगर आपने स्मॉल एनिमल में काम किया तो आपको एथिक्स अप्रूवल लेना होगा, उसका यहाँ में लिखना होगा, ठीक है, प्रूफ। और अगर आपने ह्यूमन स्टडी का तो वो एक अलग ही एस्पेक्ट होता है, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है, क्लिनिकल प्रोटोकॉल लिख के अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए इस पेपर में जो है रिजल्ट एंड डिस्कशन कंबाइंड है। तो सो देयर आर सर्टेन research articles or journals which allow the combination of these results and discussion। लेकिन कुछ रिसर्च आर्टिकल होते हैं जैसे कि सेल पेपर हुआ या नेचर, इन सब में डिस्कशन जो है कम्प्लीटली डिफरेंट लिखा आता है, ठीक है। मतलब कि रिजल्ट पहले लिख लिए और उसके बाद डिस्कशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो तरह का पैटर्न है। आइए चलते हैं हम वापस उस प्रेजेंटेशन में। तो ये देखिए, तो टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। मेंडले यूज कैसे करते हैं उसको, ठीक है। मेंडले से आप थ्रू आउट द आर्टिकल आप मेंडले यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया सारा पार्ट। उसके बाद देखिए सबसे पहले आता है टाइटल। तो टाइटल जो है लिमिटेड वर्ड लिमिट होता है। टाइटल लिखने के लिए एक लिमिटेड वर्ड लिमिट होता है। मतलब कि जैसे आपको दिखाता हूँ, ये वाला सपोज देखिए, इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। ये अगर हाइफन दिया हुआ है तो एक साथ ही काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12। तो जनरली 20 का लिमिट होता है, ठीक है, जनरली। और किसी किसी जर्नल में स्पेसिफिक लिखा रहता है कितना रहेगा, तो उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये, और ये आपका पूरा ओवरऑल दिखाएगा, मतलब ये जो टाइटल है ये कंप्लीट दिखाएगा कि अंदर में लिखा गया, ठीक है। डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट ट्यूमर derived extracellular vesicles by this बायोसेंसर। ये एक बायोसेंसर बनाया गया और उससे जो है ये 2 तरीके के कैंसर के डिफरेंट एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स लिए गए और उसको डायरेक्ट डिटेक्ट किया गया। ये पूरा इसका ये सार है, मतलब इसका पूरा एक लाइन में ये कंपाइल किया गया है। तो ये पूरा आपका जो टाइटल है वो एक कंसाइज होना चाहिए, 20 वर्ड लिमिट है, और जितना कंसाइज हुआ उसके अंदर जो है आपको पूरा कवर कर लेना है। उस मतलब वो जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपको बता देगा कि ये
इसके अंदर पूरा आपका ये फिट बैठता है। ये पूरा ये जो लाइन है आपके पूरे आर्टिकल को दर्शाता है। उसके बाद है, देखिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे जब भी अगर आप टाइटल लिख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपका वो जो सिग्निफिकेंस है, जो एक लाइन जिसको पढ़ते ही लोग पढ़ेंगे कि हाँ ये वाला तो रिसर्च हुआ नहीं था पहले, तो इसका क्वेश्चंस किसी ने फाइंड आउट किया है, तो ये आपको देखना होगा, इसका क्लैरिटी ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इस काम का पर्पस क्या है। जैसे मैं ये आपको एक रेफरेंस आर्टिकल में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है इसका पर्पस लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, देखिए दिस डिमांड्स, ठीक है, या फिर यहाँ देखिए एक लाइन लिखा इन कंट्रास्ट। ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, जूम करके। इन कंट्रास्ट EV derived toxic signals can spread out the tissue adjacent to this demands। ये देखिए यहाँ लिखा है, मतलब कि आपके पेपर को क्यों पढ़ा जाए या आपके पेपर का काम क्या है सोसाइटी में, तो ये बताया गया। देखिए ये जो है, दिस डिमांड्स बेटर कैरेक्टराइजेशन ऑफ EVs which can be employed for liquid biopsy clinically as well as for the study of intracellular signaling। तो ये बता रहा है कि इस लाइन से पता चल रहा है, रिव्यूअर को पता चल जाएगा कि या जो भी रीडर है आपके पेपर का, कि हाँ इसका डिमांड इस वाले पॉइंट के लिए है, ये आपका डिमांड बता रहा है। उसके बाद है क्लियर स्टेटमेंट, वही वो जो लाइन मैंने बताया वही है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। उसके बाद है कंसिस्टेंस विद द एविडेंस इन पेपर। आप जो भी लिख रहे हैं इस एब्स्ट्रैक्ट में, वो सारे चीज होना चाहिए आपके बॉडी में भी, ठीक है, मतलब आपके आर्टिकल के बॉडी में भी होना चाहिए वो पार्ट। आई मीन कि वो सारे चीज जो है, जैसे कि जो भी आप इसमें बता रहे हो वो रिजल्ट का एविडेंस होना चाहिए, रिजल्ट से एविडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए। उसके बाद है कंसिस्टेंस विद एविडेंस हो गया। उसके बाद की कंक्लूजन, और कंक्लूड करना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कंक्लूजन लिखा है, दिस डिस्कवरी नॉट ओनली रिवील्स द ग्रेट इनसाइट इनटू डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर डिराइव्ड exosomes and microvesicles but also facilitate the, ये बता रहा है कि ये कंक्लूजन facilitate the development of novel LSP और biosensor, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये डायरेक्ट ये जो डिस्कवरी ये बता रहे हैं, देखिए ये रिवील्स, इस तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कि ये जो है ये चीज आपको बता रहे हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया इसका। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन। अगेन इंट्रोडक्शन में यू हैव टू आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस अगेन, whether you have reviewed all the relevant literature। मतलब आपका जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, आप ऐसा तो नहीं ना कि कोई इंपॉर्टेंट लिटरेचर आपने छोड़ दिया रिव्यू करना अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन उससे रिलेवेंट जो भी लिटरेचर है वो सारे को आपको रिव्यू करना। अगर एक तरह का रिसर्च है तो आप जब लाइन लिख रहे हैं तो डबल साइटेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो आर्टिकल है, सपोज कि देखिए इतने सारे लोगों ने ये बात बोला है, ठीक है, ये जो लाइन है इसमें देखिए एक लाइन में जब ये किया गया तो 1 2 3 4 साइटेशंस हैव बीन गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर वन सेंटेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को हर एक के लिए अलग से नहीं लिखना होगा कि ये साइंटिस्ट ने ये बोला, वो साइंटिस्ट ने वो बोला। ये सारे साइंटिस्ट मिल करके ये एक तरह का सेंटेंस के ऊपर अगर बता रहे हैं बात, ठीक है, एक वे में बता रहे हैं, एक डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो इसको हम डिफरेंट सारे साइटेशंस को एक बार में ले सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्लियरली मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। आपका जो भी स्टडी का सिग्निफिकेंस है वो इंट्रोडक्शन में लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था सिग्निफिकेंस, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। वी एम्प्लॉयड द स्पेक्ट्रल फेज, देखिए यहाँ लिखा है, दिस मेथड्स प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंस वे टू मास। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा, This method provides a convenient way to mass produce sensitive and low cost optical biosensor। ये जो लाइन हो गया ये इसका सिग्निफिकेंस बता रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं उसका एकदम एग्जैक्ट आप इसमें रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ शॉर्ट में लिखा रहेगा और यहाँ थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखा रहेगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो उसका सिग्निफिकेंस है। वापस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में। एग्जैक्ट पर्पस ऑफ योर पेपर एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का जो एंड है यहाँ एग्जैक्ट जो पर्पस है, ठीक है, जो ये देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में भी ये बात लिखा हुआ था और इसका पर्पस भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंड करना है। उसके बाद
उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल्स एंड मेथड। देखिए मटेरियल्स एंड मेथड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है सिंपली कॉपी कर लेते हैं दूसरों का। कॉपी कीजिए लेकिन पैराफ्रेज कीजिए। अगर आप सेम मेथड भी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट्स विच अदर पीपल हैव डन, और आपका मटेरियल्स थोड़ा सा चेंज है, मैं आपका मटेरियल्स डिफरेंट है, मेथड लेकिन सेम है, तो भी आपको पैराफ्रेज करना है और उसको साइटेशन देना है, क्योंकि आपको साइटेशन अगर नहीं देंगे तो वो भी एक प्लेजरिज्म कहलाता है, ठीक है, एक तरह से। हाँ, अगर आपने खुद कंप्लीटली नया अगर आपने किया है, एकदम मेथड आप ही का मेथड है, तो फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये इन हाउस बिल्ट है, या आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप किसी और का मेथड ले रहे हैं तो साइटेशन दीजिए, और अगर मेथड ले रहे हैं और उसमें भी चेंज कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या मॉडिफिकेशन किया है। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ, ठीक है, जैसे ये जो ये जो देखिए ये वाला जो मेथड है, इसमें आपको एक बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, इम्यूनोगोल्ड was performed as described previously लिखा गया। उसके बाद ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि अगर आपने चेंजेस किया है तो थोड़ा सा उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह या फिर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि आप मॉडिफाई किए हैं इसको। ठीक है, तो या फिर ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया गया, और रेफरेंस देने के बाद फिर उससे फिर से बताया गया। ठीक है, कि आपने क्या किया, अगर आपका क्योंकि आपका सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट हो सकता है, वो सारे चीज आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ अलग तरीके का मेथड थोड़ा सा अलग यूज किया तो वो भी चीज को उसको भी मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि इवन इफ यू आर यूजिंग समवन एल्स मेथड, यू हैव to, and with your own little bit modification, still you have to cite that reference, and after that you can write like briefly we have done such kind of modification in our method. So that's all about this materials and method. उसके बाद आता है एक important part, रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स में आपको एग्जैक्टली जो आपने आपका जो डेटा है, आपको कुछ भी अपने तरीके से नहीं लिखना है। मतलब आपको सिर्फ जो है वही लिखना है जो आपने ऑब्जर्व किया डेटा में, जो कोई इंटरप्रिटेशन में नहीं लिखना है। इंटरप्रिटेशन वो है डिस्कशन का पार्ट है। इंटरप्रिटेशन डिस्कशन का पार्ट है। कहीं कहीं जब अगर डिस्कशन अलाउ करा जाता है, रिजल्ट के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, तो फिर आप डिस्कशन लिख सकते हैं साथ साथ में, रिजल्ट के साथ साथ। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए आप, ठीक है, जैसे ये देखिए रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, तो पहले रिजल्ट लिखा गया। देखिए रिजल्ट में हमेशा साइटेशन रहेगा, ठीक है, फिगर्स का साइटेशन रहता है। देखिए फिगर 1 ऐसे करके बताया जा रहा है, ठीक है, ये बताया गया। और उसके बाद जो है फिगर को बता करके उसके बाद उसका कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन भी लिखा गया है बीच बीच में। ये सब सारे इंटरप्रिटेशन भी लिखा गया, लेकिन किसी किसी जर्नल में ये एक साथ नहीं रहता है, कंप्लीटली अलग रहता है। तो देखिएगा कि रिजल्ट छोटा छोटा लिखा रहता है, छोटा छोटा पोर्शन में। So you have to answer to all the purpose whatever you have raised in your introduction. जो भी आपने इंट्रोडक्शन में पर्पस रेज किया था, वो सारे को इसमें आंसर करना पड़ेगा आपको रिजल्ट में, विथ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फिगर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि सपोज आप एक नैनो पार्टिकल बना रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि ये नैनो पार्टिकल जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम करता है। सबसे पहले आप डिजीज के बारे में जो है ये नहीं बता देंगे कि ये डिजीज का सेल आपने ये लिया, नहीं। सबसे पहले आप बताइए कि ये वाला नैनो पार्टिकल क्यों लिया आपने। ठीक है, कैंसर के बारे में बताइए, लेकिन ये नैनो पार्टिकल क्यों है, उसके बाद आप बताएंगे कि ये कैंसर का सेल कौन सा लिया। ठीक है, तो मतलब आपको एक लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए आपके राइटिंग में। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन वन प्लेस। सारे जो रिलेटेड डेटा है, अगर आप मान लीजिए कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सब एक जगह, ऐसा नहीं कि हैफाजर्ड में आप सजा दिए, या बहुत लोग जो छोटे छोटे पार्ट में डाल देते हैं, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कंसाइजली लिखना पड़ेगा। आपको अगेन एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये पेपर जो है ओपन एक्सेस नहीं है, कॉपीराइट की वजह से मैं इसको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आपको जस्ट दिखाता हूँ कि देखिए ये फिगर हुआ और ये फिगर एक जगह लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह देखिए फिगर एक जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से फिगर एक जगह लगा हुआ है। तो फ्रेंड आपको एक लॉजिकल वे में आपको सजाना होगा। उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है इस रिजल्ट पोर्शन में बिल्कुल नहीं लिखना है।
ठीक है, वो आपको डिस्कशन में लिखना है। अगर रिजल्ट और डिस्कशन एक साथ है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन जो है अपने हिसाब से बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए, यू हैव टू आंसर टू द स्टडी क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डिस्कस। डिस्कस का मतलब हुआ कि दूसरे लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, आपका कैसे डिफरेंस है, क्यों क्यों है डिफरेंस, प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं डिस्कशन में। उसके बाद है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिजल्ट, आपका ही चेंज क्यों हुआ। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट क्यों है दूसरों से, मतलब पब्लिकेशन तभी होगा आइदर योर वे ऑफ डूइंग और योर वट एवर रिसर्च यू हैव डन, ये अगर बेहतर है, लोग दूसरे लोग पहले जो आपसे पहले जो कर लिया है उससे बेहतर अगर है तो छपेगा, और या फिर दूसरा रीजन ये है कि आपने कम्प्लीटली नया कुछ किया है तो छपेगा ही, तब पब्लिश होगा ही। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है रिजल्ट को दोबारा आपको रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर ये डिस्कशन और रिजल्ट एक साथ मिक्स है तो फिर आप इसको देख सकते हैं, मतलब वो कंबाइन कर सकते हैं, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। और फ्रेंड्स, यही था आज के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। और अ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।